बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान और मैं हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान को लेकर भारत की पॉलिसी बड़ी कंफ्यूज लग रही है। एक जाने भारतीय मीडिया और भारतीय मीडिया पर साबिक भारतीय जो फ़ौजी हैं ट्विटर पर वो भारतीय फ़ौज को जंग के लिए तैयार कर रहे हैं और एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें वो ये साबित कर सकें कि तालिबान बेसिकली टेररिस्ट हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि भारतीय डिप्लोमेट्स जो हैं वो तालिबान के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो ये पॉलिसी में क्लियरेंस क्यों नहीं है? दूसरा, भारत क्यों अफगानिस्तान को पाकिस्तान के प्रिज्म से देख रहा है? आज की प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आगाज में हम बात करेंगे सैयद अली गिलानी मरहूम के जनाजे के हवाले से। जो उनका जनाजा हुआ, तदफीन हुई, एक तो वो सारी जिंदगी खौफ की अलामत रहे भारतीय फौज के लिए, लेकिन हमने देखा कि उनकी मौत भी भारतीय फौज के लिए खौफ बनी रही। और जिस तरीके से उनका जनाजा हुआ और जनाजे के पहले के मनाजर भी हमने देखे कि किस तरह भारतीय फौज वो मुसलसल कोशिश करती रही कि उनकी मैयत को उनके घर से लेकर जाया जाए। फिर वहाँ पर जो है वो मज़ामत हुई, उनकी बेटी सैयद अली गिलानी की और उनका बेटा ज़ख्मी भी हुए और कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया उस इलाके में। और फिर हमने देखा कि सैयद अली गिलानी की जो पाकिस्तान से मोहब्बत है वो ख़त्म नहीं हुई, वो मौत के बाद भी ख़त्म नहीं हुई और उन्होंने पाकिस्तानी परचम में जो है वो उनकी मैयत को लपेटा गया। और आज के प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए पाकिस्तान से मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। भारत से मुझे ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सना ने, इंडियन डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर हारिस साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ, ये इतना सख्त माहौल क्यों रखा गया भारत की जानिब से सैयद अली गिलानी मरहूम के जनाजे के हवाले से? वो तो फौत हो गए, तो एक ऐसा शख्स जिसका इंतकाल हो गया, उससे क्या खौफ था भारतीय फौज को? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि ये नहायत ही अफसोसनाक खबर है और पाकिस्तानियों के लिए, कश्मीरी अवाम के लिए, ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए भी बहुत अफसोसनाक फ़र्क है। लेकिन जिस तरीके से उनको भारतीय हुकूमत ने ट्रीट किया, 92 इयर्स के ओल्ड कश्मीरी डाई हार्ट, जिनको घर में जब फौत हुए तो उसमें उनके घर में ना पर्दगी, ना उनका कोई ख्याल किया गया, ना चादर और चारदीवारी का ख्याल किया जाए। पुलिस अपने बूट लेके, ज़रा उनको शर्म नहीं आई कि वो वहाँ पर पर्दादर ख़वातीन है, वो सोग में है, परेशानी में है, वहाँ पर घुस के उनकी बॉडी को उठाएं और उसके बाद उनको नहलाने में ना दें। फिर वो उनकी वसीयत थी कि मुझे शोहदा कब्रिस्तान में दफनाया जाए, वहाँ भी नहीं जाने दी गई। ये कौन सी, क्या ये कश्मीर इंडिया का हिस्सा है या पाकिस्तान का हिस्सा? ये पता चल गया कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है। वो कश्मीर में जिस तरीके से फौज वहाँ जुल्म बर्दिया कर रही है, क्या इन्होंने किसी हिंदू स्टेट में कभी ऐसे किया है? क्या हिंदू स्टेट में इन्होंने किसी को पैलेट गन से जो ब्लाइंड किया है? क्या ये कश्मीर में जो उनको तबाह कारोबार कर दी, नेट बंद कर दी, ओल्ड मैन 92 इयर्स के, उनको आपने नजरबंद किया, वह नकायत की हालत में वो फौत हुए। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इससे ज्यादा जुल्म बर्बरियत, इससे ज्यादा जो मैं कहता हूँ कि इंतहा से ज्यादा जुल्म जो इनकी हुकूमतें किया है, वो इसकी मिसाल नहीं मिलती। और मुझे सबसे ज्यादा अफसोस ये ह्यूमन राइट्स, इतने बड़े बड़े ये ममालिक, यूरोपियन, अमेरिकन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, इन पे हैरानी है कि इनकी मुंह और जुबान कैसे बंद है। इसलिए कि अमेरिका इंडिया को अपनी प्रॉक्सी में यूज कर रहा है, वो उनको चाहे चाइना के खिलाफ, चाहे साउथ चाइना सी में, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। मैं जनरल एसपी सेना को गुफ्तगू में शामिल करूंगा। जनरल साहब, एक तो सबसे पहले आपकी भी बेगम का इंतकाल हुआ और हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। दूसरा, जनरल साहब, क्या वजह है? सैयद अली गिलानी साहब को तो इंतकाल हो गया, उनकी वसीयत पर अमल नहीं करने दिया गया और किस तरीके से कर्फ्यू वहाँ पर नाफिज हुआ। फिर उनके घर की वीडियोस हमने देखी कि किस तरीके से वहाँ से मैयत को ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश की गई। तो क्या वजह थी? वो उस मरहूम शख्स से क्या खौफ था भारतीय फौज को? देखिए, एक इंडिविजुअल से भारतीय फौज को कोई खतरा या डर नहीं है। अच्छा। हिंदुस्तान एक बहुत शक्तिशाली देश है, हिंदुस्तान की सेना बहुत सशक्त है, तो एक इंडिविजुअल से कोई हिंदुस्तान की सेना हिलने वाली नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि देखिए, होता क्या है कि अब गिलानी या उस स्टेचर के लोग जब इस तरह के इंतकाल होता है तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बहुत शुरू हो जाती है, बहुत ही समस्या हो जाती है। भूतकाल में भी हमने देखा है कि जो कुछ आतंकी टॉप कमांडर्स मारे गए, तो कितना मतलब बवाल हो जाता है कश्मीर में। तो शांति मेंटेन करने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाया होगा, मेरा ख्याल है वो उसमें ज्यादा
टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, उसमें ज्यादा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं गिलानी जी के परिप्रेक्ष्य में, अब उनकी आत्मा यहाँ नहीं रही, चली गई जहां भी उनको जाना था, तो उनका सम्मान करते हुए, क्योंकि उनकी आत्मा गई है तो उन आत्मा को सम्मान करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि गिलानी जी तो डबल रोल करते थे, उनके लिए भारत प्रधान नहीं था। ऐसा क्यों है कि उनको पाकिस्तान में हाफ झंडा जो है हाफ मास्ट किया गया? क्या मैं पाकिस्तान मेरा हमारा भाई है क्या? जनरल साहब वो आपने का डबल रोल कर रहे थे माजरत के साथ, वो तो क्लियर थे, डबल रोल तो कोई नहीं था उनका। उन्होंने तो हमेशा ये बात की कि हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है, तो डबल रोल तो उनमें कहीं नहीं था, वो क्लियर थे बड़े। नहीं डबल रोल इन द सेंस कि हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान लेकिन उन्होंने इसको तस्लीम कभी नहीं किया ना कि वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान तो काहे नहीं पाकिस्तान चले गए भाई मेरे? पाकिस्तान क्यों नहीं गए? क्योंकि वो कश्मीर में रह रहे थे ना वो इंडिया में नहीं गए, वो कश्मीर में रह रहे थे। हिंदुस्तान में रह रहे हो डसने के लिए क्या? वो हिंदुस्तान में तो रह ही नहीं रहे थे जनरल साहब, ही वाज लिविंग इन कश्मीर, वो तो इंडिया में रह ही नहीं रहे थे। नहीं रहे तो डर के मारे ना, क्योंकि यहाँ कष्ट हो जाएगा। वो पुरानी सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार है। जनरल साहब किस चीज का डर करेगा चाहे कोई? जनरल साहब मुझे टोकना अच्छा नहीं लगता, मैं चाहता हूं कि आपका जो मौक़िफ़ है उसको पूरे तौर पर सुना जाए, लेकिन मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दें किस चीज़ का खौफ हो सकता है एक 92 बरस के शख्स को, जिसकी सारी ज़िंदगी इन दुखों और तकलीफ़ों और अजियतों को देखते हुए बर्दाश्त करते गुजरी हो, जिसका इंतकाल 92 बरस की उम्र में नज़रबंदी के अंदर हुआ हो, उसको और कौन सी अजियत और कौन सी तकलीफ और कौन सा दुख था जो भारतीय फौज ने देना था जो नहीं दिया? मैं रिपीट करता हूं, कोई खौफ नहीं है, न भारत की हुकूमत को, न भारत की सेना को, न भारत के थल सेना को, कोई खौफ नहीं है। ये खौफ आप लोग इन्वेंट कर रहे हो, हम लोग के लिए कुछ मैटर नहीं करता। गिलानी बहुत छोटा प्यादा था हम लोग के लिए, आप लोग उसको इस्तेमाल करते रहे हो, मैं कोई खौफ नहीं है। आप लोग प्यादा उसको इस्तेमाल करते रहे हो, आप अपनी उल्लू सीधा करते रहे उसके माध्यम से। ये पुरानी सरकार नहीं है, हम जानते हैं अपने आप को डिफेंड कैसे करें। ठीक है, अच्छा मैं ब्रिगेडियर हारिस साहब का मौक़िफ़ लूंगा। ब्रिगेडियर साहब आप क्या कमेंट करेंगे जनरल सेना की गुफ्तगू? देखिए इसमें बात यह है, जनरल सेना शुड नो कि आप अगर इतना आपको फिक्र था, इसका मतलब कश्मीरी आपके साथ नहीं है। आपने जबरदस्ती उनके ऊपर कब्जा किया हुआ है, उनकी आवाज को दबाया हुआ है। अगर आप एक बूढ़े 92 ईयर्स के आदमी को प्रॉपर फ्यूनरल के राइट्स देते जो एक इस्लाम में तरीका है, तो क्या हो जाना था? लोग इकट्ठे हो जाते और क्या हो जाता? हर किसी आपके हिंदू जो कोई लीडर होता है फौज, लोग आपके इकट्ठे नहीं होते हैं। आपको क्या डर था? सेकंड ये कि ये मोदी सरकार की जो बात कर रहे हैं, ये वाकई फर्क सरकार है। ये एक इनके आपके प्राइम मिनिस्टर को आपको पता है गुजरात में क्या किया है? अमेरिका, इंग्लैंड इनको वीजा नहीं देता था ह्यूमन राइट की वजह से, जुल्म और बर्बरियत की तरफ से। जो वहाँ लिंचिंग मुसलमानों की करते हैं आपके सामने, आपको पता है। ह्यूमन राइट्स में हर जगह इनके डाउनग्रेड कर दिया गया है। नंबर 3 बात है कि कश्मीरी आपके से डर है, कश्मीरियों को आपको डर है इसलिए कि अब वहाँ पर एक आज़ादी की नई रूप होंगी है बुरहान वानी की शहादत के बाद। अब आपको ये डर है कि वो दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं, वो खड़े हो रहे हैं। आपने जबरदस्ती उनको दबाया, मजबूर कर रहे हैं कि वो खड़े हो जाएं। सेकंड बात ये कि पाकिस्तान को ने बिल्कुल गलत नहीं किया हुआ था, वो ही वाज अ ट्रू कश्मीरी, पाकिस्तान से मोहब्बत थी। वो बड़े क्लियर कहते थे कि पाकिस्तान हमारा है, उसके बाद वो हम पाकिस्तानी हैं। और ये कश्मीरियों को आप वो हिंदुस्तान में नहीं रह रहे हैं, वो कश्मीर में रह रहे हैं जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है। कश्मीरी पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, आपने जेनेवा कन्वेंशन को वायलेट किया। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बातों आपको क्लियर ठीक हो गया। हमें आगे अफगानिस्तान वाले टॉपिक पे जाने, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि इससे पहले मैं चाहूंगा कि जनरल सेना आप इस पर कमेंट करें। जेनेवा कन्वेंशन क्या बोलता है? क्या बोलता है कि आप किसी मुल्क के ऊपर, आप किसी स्टेट के ऊपर जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकते। अगर कब्जा हमने कब्जा किया है, हमने कब्जा किया कश्मीर पे, आपने नहीं किया। एक सेकंड महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आपके साथ साइन किया था, हमारे साथ साइन किया था। तलवार रख के डंडा साइन किया, आपको नहीं पता? डंडा नहीं, आप पूरा कश्मीर निकल जाना चाहते थे। वो जानते थे कि आपके साथ वो सुरक्षित नहीं है, आपके साथ सुरक्षित नहीं है,
अरे नेहरू को छोड़ो ना, नेहरू ने तो नेहरू तुम लोग को दम पर किया था। नेहरू को छोड़ो, नेहरू को रोता है, नेहरू को रोता है, आपका प्राइम मिनिस्टर था, नेहरू को रोता है। आप नेहरू लीडर था आपका, वही तो गलती किया उसने। इंदिरा गांधी कौन थी? महाराजा हरि सिंह, महाराजी हरि सिंह ने स्टेटमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ किया क्या किया आपने? जूनागढ़ में क्या किया आपने? ये हमारा जमीन हम करेंगे, आपका जमीन कैसे? हमारा जमीन हम करेंगे। हिंदू थे, सिर्फ हिंदू स्टेट पे आपका कसूर। हमारा जो जमीन है, यदि प्यार से नहीं मानोगे तो जबरदस्ती करेंगे, आपका जबरदस्ती करेंगे। ठीक है जनरल सेना, वैसे जबरदस्ती हमारी मर्जी। आप पिछले 73-74 साल में जबरदस्ती तो नहीं कर सके ना कश्मीरियों के साथ। जमाने गुजर गए, आप छोड़े। आपने जो किया, अरे पूरा आजमा लो, पूरा शक्ति आजमा लो, कश्मीर के सपने देखते रहो, किधर थी? अच्छा कश्मीर का सपना देखते रहो। चले ठीक है, ठीक है जनरल सेना आप ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। के हसीन सपने, मुखिया लाल के हसीन सपने, अच्छा। देखते रहो। शुक्रिया अदा करें। अरे कुछ नहीं कर पाओगे। जनरल सेना और ब्रिगेडियर हारिस साहब, जनरल सेना और ब्रिगेडियर हारिस साहब, देश को तो संभाल एक मिनट हमारे देश को फिक्र अरे सर, याद रखें। ब्रिगेडियर साहब एक सेकंड, ब्रिगेडियर हारिस साहब एक मिनट सर, मेरा ख्याल है हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है छोड़ दें इसको। ऐसे बात करते हो, बकवास करते हो। अच्छा छोड़ दें सर, ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। आपको लगता है कि कश्मीर, एक सेकंड, कीप क्वाइट। जनरल सेना एक मिनट ठहर दें। आप मुझे लैंग्वेज बताते हो। आपने कैप्टन सौरभ कालिया के साथ क्या किया? बकवास करते हैं। आपने कैप्टन सौरभ कालिया के साथ अच्छा छोड़ दें एक सेकंड जनरल साहब, जनरल सेना बात करते हो। जनरल सेना आप आर्मी ऑफिसर जनरल सेना एक मिनट, जनरल सेना एक सेकंड, ब्रिगेडियर हारिस साहब सर एक मिनट, मेरा ख्याल है आगे बढ़ते हैं। छोड़ दें। उस समय जेनेवा कन्वेंशन क्या हुआ? जनरल कन्वेंशन है ही सौरभ कालिया के लिए जेनेवा कन्वेंशन लागू नहीं था। कन्वेंशन आम फालतू बात आज के प्रोग्राम में हमें अफगानिस्तान को भी डिस्कस करना है, टाइम कम है। पाकिस्तान आर्मी राक्षस आर्मी है, आर्मी नहीं है। आर्मी जो है ये बहुत बड़ी आर्मी नहीं है, फाइटिंग आर्मी है। आपकी पोलिटिकल फौज है, ये जिहादी आर्मी है। फौज है। आपके चाइना फौज है। डंडों से मार। कौन सा जंग जीता हमारे साथ? जनरल साहब छोड़। कौन सा जंग जीता हमारे साथ? आपकी फौज कौन सा जंग जीते? अच्छा चलें, जनरल सेना कौन सा जंग जीते? जनरल सेना इतने चाहते मत। अरे बांग्लादेश तो बाया हाथ तो काट दिया, जनरल सेना बाया हाथ तो काट दिया बांग्लादेश। आप बॉर्डर बाया हाथ तो काट दिया, करें, आपको बांग्लादेश तो क्रिएट कर दिया। क्या कर लिया तुमने? बांग्लादेश में भाग क्या कर लिया? ना वहाँ अभी बलूचिस्तान भी कटेगा, अभी सिंध भी कटेगा, अभी बलूचिस्तान भी कटेगा। मार आदमी तो कुत्ता बना खाली भ्रष्टाचार में पाकिस्तान। चले छोड़ दें, मेरा ख्याल है ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते। जनरल सेना रोल क्या है? जनरल सेना विजय दिलाना। जनरल सेना हमें आगे भी बढ़ना है। आपको गालियां देती है। कौन सा विजय दिलवाया तुमने? जनरल सेना पाकिस्तान आर्मी का रोल क्या है? साहब आपकी पाकिस्तान आर्मी का रोल क्या है? देश को विजय दिलवाना, बैटलफील्ड में को मारना। कब बैटलफील्ड में विक्ट्री दिलवाया? अच्छा चलें, जनरल सेना भ्रष्टाचार जनरल सेना ब्रिगेडियर हारिस साहब हमें आगे अफगानिस्तान की भी बात करनी है। प्रयास करते हैं। इनकॉम्पिटेंट आर्मी, कावर्ड आर्मी, तुम क्या बकवास करते हो? अच्छा जनरल सेना छोड़ दें इसको। जनरल सेना एक सेकंड, ब्रिगेडियर हारिस साहब एक मिनट पढ़ने चाहिए सर, एक मिनट सर, दोनों लड़ाई करने के तुम कहाँ जीते हो बैटल? को मार सकते हैं। आउटसोर्स करते हो जिहादीज को, तो बच्चों को मार सकते हैं। आउटसोर्स करते हो जिहादीज को। 27 फरवरी याद है ना? कैसे मारा था? अरे हाफिज सईद को क्यों पाल रखा है? हिम्मत है तो तुम सामने आओ ना। मेरा ख्याल है कि दोनों अपनी भड़ास निकाल लें, उसके बाद हम अफगानिस्तान का जिक्र करें। चेक करो आउटसोर्स अल-कायदा को। तुम्हारी इनकॉम्पिटेंट आर्मी है। तुम लोग इनकॉम्पिटेंट आर्मी हो। फौज की किसको? अरे चाटा मारा ना, बालाकोट में कर दिया ना, कमर तोड़ तुम्हारी। कर रहे हैं। बालाकोट में ठोका ना, पीओके में सचखंड ठोका ना, करते हैं। कावड़ आर्मी। अरे तुम अच्छा चलें, जनरल सेना एक मिनट ऐसे पब्लिक को, व्यूअर्स को कोई चीज हम कन्वे नहीं कर सकेंगे। अच्छा जनरल सेना ब्रिगेडियर हारिस साहब एक मिनट, ब्रिगेडियर हारिस साहब एक मिनट, ब्रिगेडियर साहब एक मिनट, आर्मी मत बोलो। विश्व में आर्मी का तुम इंसल्ट करते हो। ब्रिगेडियर साहब एक मिनट, जनरल सेना साहब एक मिनट। पाकिस्तान जिहादी संगठन। बोलो मेरे साथ बोलो पाकिस्तान जिहादी संगठन। जनरल सेना एक मिनट ठहर दें, छोड़ दें इसको। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान जिहादी संगठन। जनरल सेना फौज
आपके लिए एक टेरर पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान नाम रखा है, आपके लीडरशिप गुजरातियों जनरल सेना साहब छोड़ दें इसको, अब बात करते हैं आगे। जनरल सेना ब्रिगेडियर हारिस साहब 1 मिनट, ब्रिगेडियर हारिस साहब 1 मिनट छोड़ दें इसको। जनरल सेना 1 मिनट, जनरल सेना हम ऑडियंस कुछ कन्वे तो करें गुफ्तगू से। आपको बात करने नहीं आती, फौजी हैं आप, सिविलियन है। अरे तुमको बात करने आता है? तुम सौरभ नालिया के साथ क्या किया? अच्छा जनरल सेना 1 मिनट, जनरल सेना 1 मिनट, जनरल सेना ब्रिगेडियर हारिस साहब 1 मिनट, हम थोड़ी सी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जनरल सेना 1 मिनट, 1 मिनट, जनरल सेना 1 मिनट छोड़ दें, स्टॉप। जनरल सेना, जनरल सेना और ब्रिगेडियर हारिस साहब, काइंडली आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमें अफगानिस्तान को भी डिस्कस करना है, टाइम कम है। ब्रिगेडियर हारिस साहब आप पहले, बल्कि जनरल सेना साहब आप पहले बता दें कि क्यों अफगानिस्तान के हवाले से इस वक्त भारत में हमें कंफ्यूजन नजर आ रही है। एक जानिब भारतीय मीडिया, भारतीय फॉर्मर जनरल्स, आर्मी ऑफिसर्स वो भारतीय फौज को तैयार रहने का कह रहे हैं और वो एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं जिसमें वो तालिबान को टेररिस्ट कह रहे हैं। दूसरी जानिब उन्हीं के साथ, उन्हीं तालिबान के साथ आप लोग मुलाकातें कर रहे हैं। तो ये डुअल और डिप्लोमेसी, ये इस तरह का डिप्लोमेटिक रवैया क्यों है भारत का कि एक जानिब उनको दहशतगर्द कह रहे हैं, दूसरी जानिब उन्हीं से बातें कर रहे हैं आप? पहले जनरल सेना साहब आप अपनी बात कर लीजिए। एक चीज बताइए, तालिबान वहां के लड़कियों को, औरतों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप मेरे को हाँ ना जवाब दीजिए। नहीं कर रहे जी, उन्होंने तो खोल दिए दफातर में, उन्होंने क्या कहा खवातीन आए वाह 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 और वेलकम किया उनको। वेरी गुड। अरे आप लोग एलडीडी के एक्सपर्ट हो, लाई, डिसीट एंड डिसेप्शन के एक्सपर्ट। आप हमें कोई एविडेंस दें, जनरल सेना कोई एविडेंस दें कि जिसमें ऐसी कोई चीज हुई है जो आप बता रहे हैं। बहुत एविडेंस है, बहुत मसलन दूसरी बात बताएं ना, मसलन बहुत है सर आपके पास उनकी इलेक्टेड रुकने पार्लियामेंट की, आप लोगों ने तो उसको दिल्ली एयरपोर्ट से आगे नहीं जाने दिया। जी 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 बताएं। मैं बताता हूँ क्यों भाग। अच्छा ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, पहले जनरल सेना अपनी बात मुकम्मल कर लें, वो जरा भारत का पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख लें, उसके बाद मैं ब्रिगेडियर हारिस साहब आपकी तरफ आता हूँ। जी जनरल सेना साहब, आपने 2 बिंदु का प्रश्न उठाया। पहला चीज कि तालिबान, भारत में लोग समझते हैं कि तालिबान एक जिहादी संगठन है, आतंकी संगठन है। मैंने बोला ना कि जिस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है अफगानियों के साथ, क्या वो सही है? क्या ये एक जो संगठन है वो सही है? हुक्म दिया जाता है कि 12 साल के जितने ऊपर की लड़कियां उनका लिस्ट बनाओ, उनको हमको हैंडओवर करो। लेकिन जनरल सेना साहब वो कहाँ, ये कौन हुक्म दे रहे हैं? ये खबरें सिर्फ भारतीय मीडिया दिखा रहा है। आप यकीन करें ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई ऑर्डर अफगानिस्तान में किसी ने किसी को नहीं दिया। मैं वीडियो आपको भेज देता हूं जिसमें एक अफगानी औरत कह रही है प्रेसिडेंट बिडेन से कि हमको बचा लो, सेव अस। अच्छा तो ऐसी दर्जनों वीडियोस हमारे पास कश्मीर की मौजूद हैं, ऐसी दर्जनों वीडियोस कश्मीर की मौजूद हैं जिसके अंदर वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग इतना झूठ बोलते हो यार, हद करते हो भाई। अच्छा एक सेकंड ब्रिगेडियर साहब 1 मिनट में जनरल सेना दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपके नजदीक, अगर आप जो कह रहे हैं कि तालिबान दहशतगर्द हैं और उन्हीं दहशतगर्दों से आप लोग क्यों मुलाकातें कर रहे हैं, क्या मकसद है फिर उन मुलाकातों का? देखिए हमारा प्राइमरी कंसर्न है कि हमारे जो वहां लोग हैं वो सुरक्षित हिंदुस्तान लौट आए। तो वो तो तालिबान की सिक्योरिटी में निकल गए थे ना वहां से? वो तो तालिबान की सिक्योरिटी में निकल गए थे वहां से। निकल गए थे तो ठीक है, अभी भी थोड़े से बचे हुए हैं, उनको निकालना है, वो हमारी प्राथमिकता है। आई वांट टू रिप्लाई। ठीक है, मैं आप जनरल सेना पहले मुकम्मल कर लें, फिर ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। बिल्कुल ठीक है। हमारे अपने देश के लोगों का जो भी वहाँ इन्वेस्टमेंट है, जो भी उन्होंने प्रॉपर्टी क्रिएट किया होगा, आदमी तो निकल गया, उसको कौन सुरक्षित करेगा? तो ये सब बात देखिए। नहीं तो फिर ठीक है जनरल सेना साहब, मेरा ख्याल है कि जरा अच्छे माहौल में इसको डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर बातचीत की जा सकती है। आपने कहा कि आप लोग उनसे बात कर रहे हैं कि आपके जो रिमेनिंग वहां पर लोग हैं उनको वहां से इवैक्यूएट किया जाए।
प्रोटेक्शन के साथ, इसलिए आप लोग उनसे बात कर रहे हैं। दूसरा, आपने बात की कि आप जो आपकी वहां पे इन्वेस्टमेंट है आप उसको सिक्योर करना चाह रहे हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने के चक्कर में आप फिर तो आप उनको छोड़ ही नहीं सकते, फिर तो आप कहें कि हम उनको एक्सेप्ट करते हैं तालिबान को, अब हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। आप अदरवाइज कैसे आप इन्वेस्टमेंट को और उनके साथ चीजों को कैसे लेकर चलेंगे? आप ऐसे ट्विस्ट मत कीजिए। आप क्लियर कर दें जी। हमारे सिटीजन्स वहां थे, हाँ मैं क्लियर कर रहा हूँ ना। मेरे जो हमारे वहाँ जो सिटीजन थे उनका जो इंडिविजुअल असेट्स था उसको सिक्योर करना जो जरूरी है। हमने जो अफगानिस्तान के लिए $3 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया उसको अफगान जैसे ट्रीट करना चाहते करें, चिंता नहीं है। आप समझ तो 3 बिलियन के लिए हम गिड़गिड़ाएंगे नहीं। तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने वो टीवी पे बोला है ये बात कि किसी भी देश का सकारात्मक रोल है, नकारात्मक रोल है। हमारी परिप्रेक्ष्य में हम हिंदुस्तान के रोल को सकारात्मक समझते हैं और उसको वैल्यू करते हैं। बिल्कुल, और वो तो वेलकम करते हैं कि सब बात करें हमारे साथ, हम तो वो तो बातचीत के लिए भी तैयार हैं सबके साथ। तो मसला तो आपके एंड पे है ना जनरल सेना साहब, मसला तो आपके एंड पे है। देखिए हम अपने इंटरेस्ट को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो इसीलिए यदि वो कौन सा इंटरेस्ट है आपने अफगानिस्तान में? एक सेकंड जी मेरा एक पॉइंट जनरल सेना, सिर्फ एक पॉइंट ले लें। आपने अफगानिस्तान में अफगानियों के लिए इन्वेस्ट किया, वो इन्वेस्टमेंट हो गई, आपके लोगों की इवैक्यूएशन मुकम्मल हो जाएगी, फिर या दो चीजें, या तो आप कहें कि आप तालिबान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या आप कहें कि बस ठीक है फिर हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनके साथ सब कुछ लेकर चलेंगे। बोलने दोगे? जी प्लीज बोलें। तब तो जी प्लीज आप ही बोलते रहते हो। नहीं आप बोले आपको सुनने के लिए तो प्रोग्राम में दावत दी है जी, आप बोलें। ऐसा है कि मीटिंग कब हुई? मीटिंग हुई तालिबान के रिक्वेस्ट से। हिंदुस्तान की सरकार ने नहीं रिक्वेस्ट किया तालिबान को कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तालिबान ने रिक्वेस्ट किया कि हम मिलना चाहते हैं। तो अगला रिक्वेस्ट करता है तो चलो ठीक है मिल लेते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? अच्छा, अब फिर मुझे ये बता दें कि अजीत डोवाल और जयशंकर भी कतर जब गए थे, जब गनी गवर्नमेंट थी उस वक्त अफगानिस्तान में, वो भी तालिबान की रिक्वेस्ट पर मिलने गए थे। क्या अजीत डोवाल आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और आपके फॉरेन मिनिस्टर जब कतर गए थे, वो भी तालिबान की रिक्वेस्ट पर मिलने गए थे, क्योंकि तालिबान तो मुलाकात नहीं की थी उनसे तालिबान में। कूटनीति में NSA और फॉरेन मिनिस्टर आर विद इन देयर राइट्स टू मीट एनीबॉडी इन नेशनल इंटरेस्ट। जहां हमारा राष्ट्र हित होगा उसमें किसी से मिलना। मैं बिल्कुल इस चीज को डिनाई भी नहीं करता, करनी भी चाहिए, हम लोग भी करते हैं, हमें भी करेंगे। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि तालिबान की रिक्वेस्ट पर तो जनरल सेना, तब तो तालिबान नहीं मिले ना उनको, तालिबान की सीनियर लीडरशिप ने तो मिलने से इनकार कर दिया उनसे। तो हम कौन गिरगिटा रहे हैं? तालिबान तो अभी मैं चले ठीक है। अब मैं जी ब्रिगेडियर हारिस साहब देखिए, ये मैं बताऊं, इनके वहां पर $3 बिलियन डूब गए हैं। नंबर 1 ये डूबे नहीं है, डूब गए। चलिए मैं आप बोले, मैंने बोला देखो ना। ठीक है जनरल सेना साहब, मेरा ख्याल है बारी बारी पे बात करते हैं। ठीक है जनरल सेना साहब, अपनी बारी पर बात करेंगे, पहले ब्रिगेडियर हारिस साहब मुकम्मल कर लें, फिर मैं वापस आपकी तरफ आता हूं। उसके बाद ये इनके अजीत डोवाल और जयशंकर बाहर बैठ तालिबान में दोहों में बेंचों में बैठे रहे, मिलने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद ये मिन्नतें करते रहे किसी तरीके से, इसलिए तालिबान इनसे नहीं मिलते कि ये 2 जहाज भर के लेकर गए वेपन एमुनिशन, वहां जाके इन्होंने किया अफगान नेशनल आर्मी को, ये नॉर्दर्न लाइन मलेशिया को, इनके वहां पर अपने 4 लोगों को उठा के ले आए हैं। इनके वहां पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए, NDA से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए। इनके वो लोग जो इनको सपोर्ट करते थे, जो अमेरिकन CIA की मदद करते थे, वो औरतें जो उनके साथ मिली हुई थी, ये वो रो रही हैं। अदरवाइज उन्होंने बड़ा क्लियर तो कहा, मुझे समझ नहीं आता, उन्होंने कहा जी हम सबको माफ करते हैं। उन्होंने अशरफ गनी को माफ कर दिया, उन्होंने इसको करजाई को हारे को माफ कर दिया। उन्होंने कहा औरतें बच्चे अपने स्कूल भी जाएंगी, जॉब भी करेंगी, सब करेंगी। ये स्पॉयलर्स, जो स्पॉयलर है, ये वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। नंबर 3 बात ये है, अब उनको नजर आया कि तालिबान ने कह दिया हमारी सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अब इंडिया को ये मुसीबत है कि ना बलोचिस्तान में इंटरफेयर कर सकते हैं, ना ही हमारे CPEC मंसूबे को डिले कर सकते हैं। इंडिया ने उनको टास्क किया हुआ था कि तुमने ये नहीं होने देना। उधर से इंडिया इनको परेशान कर रहा है, उधर से इनकी पूरी वो इन्वेस्टमेंट टूट गई है। ये वजूहत हैं जिसकी वजह से इनने सबसे माथे मचा हुआ है। इनके टेलीविजन चिल्ले के, मैं इनके चैनल पे जाता हूँ, सब रो रहे हैं, सब परेशान हुए हैं, इसलिए कि आप क्या बनेगा,
पाकिस्तान तो बड़ा सिक्योर फील कर रहा है। तालिबान ने कह दिया इसलिए कि उन्होंने ये कह दिया कि हमारी सरजमीन किसी के अच्छा, तालिबान ने क्या कहा जब कश्मीर के लिए मदद मांगा तो? किसने मदद मांगी है? मांगा तो तालिबान ने जनसेना साहब किसने मदद मांगी है? किसने मांगी, कब मांगी है? पाकिस्तान ने, और तालिबान ने तो अंगूठा दिखा दिया आपको। जनरल साहब किसने मांगी है मदद तालिबान से? ये आपको किसने कहा कि पाकिस्तान ने मदद मांगी है उनसे? आपने कहा है, किसने कहा? तालिबान को कहा कि टीटीपी को कंट्रोल करो। सर किसने कहा? टीटीपी को कंट्रोल करना और कश्मीर में मदद मांगना ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। और फिर कहा टीटीपी आपका इंटरनल मैटर है, तो इसका मतलब है कि तालिबान का सपोर्ट टीटीपी को है, तो आप कहाँ रहे? अरे आपने एक जिन बोतल से निकाला है, वो जिन आपको खा जाएगा, ये आपको डर है। ये आपको, अरे भारतीय सेना बहुत कैपेबल है। चले नहीं सुनेंगे आप, वो आपके दुश्मन है, आपने उनके खिलाफ तब भविष्य में देख लेना तालिबान आपको कितना। आप पैसा करो, तालिबान आपका दोस्त है, तो डूरल लाइन क्यों नहीं मान? तो आप डूरल लाइन के चक्कर में हो, वो तो मना कर दिया। आपने फेंसिंग क्यों लगाया? आपने फेंसिंग क्यों लगाया? जब आपको मित्र है तो फेंसिंग क्यों लगाया? चले प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जनसेना साहब, ब्रिगेडियर हारिस साहब, चले फेंसिंग क्यों लगाया? अरे फेंसिंग क्यों लगाया भाई मेरे? हमने अरे मेरे को जवाब दो ना। आप तो डूरल लाइन मांगा ना, परमानेंट आईबी बनाओ। पहले पाकिस्तान ने बोला ना फौज है, डूरल लाइन को मान जाओ। जनसेना साहब, ब्रिगेडियर हारिस साहब, नहीं मानते। जनसेना साहब, ब्रिगेडियर हारिस साहब, हमें प्रोग्राम को कंक्लूड करना है। जहां तक बात है ड्यूरेंट लाइन की, तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद मेरे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि इसके ऊपर बैठकर हमको डिस्कस करेंगे, जो वो करेंगे, तो इसमें कोई घबराने की, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जनरल सेना साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, दोनों मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर हयात खान और ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की टीम को इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले सैयद अली गिलानी मरहूम के लिए एक नज़म वो पेश करेंगे कि लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। वफा के रस्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। सहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरे की कोख में से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू नहीं बचा है, तो तुम खड़े थे। हैदर हयात खान और ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।